हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गीता ज्ञान। आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपनी जो जीएस है उसकी रिवीजन के लिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हम लोगों को आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप के लिए इनमें से कौन सा फेस्टिवल माना जाता है? अब देखो, एक एक करके देखो। दीपावली जो है, क्या ये लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है? नहीं। अगर हम बात करेंगे इस दीपावली की, तो दीपावली जो होगा ये आपका लॉर्ड राम से रिलेटेड है, भगवान राम से रिलेटेड है। ठीक है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, जहां पे आपको 3 रथ निकलते हुए दिखाई देंगे। किस किस के? बहन सुभद्रा, बलराम जी, भाई बलराम, और ठाकुर जी की यानी कि जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है। तो इन तीनों के क्या हो गए, यथ रथ निकलते हैं, और यही जो रथ यात्रा है ये आपकी निकाली जाती है उड़ीसा के पुरी में। ओके। तो आंसर इसका रथ यात्रा होगा। शिवरात्रि किन के लिए डेडिकेटेड है? तो भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड होती है। और वसंत पंचमी गॉडेस सरस्वती के लिए। ठीक है। तो यहाँ वसंत पंचमी में आप गॉडेस सरस्वती को पूछते हैं। तो अब इनमें से आप देखेंगे रथ यात्रा बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड अ बाइलेटरल कस्टम्स कॉपरेशन एग्रीमेंट अरेंजमेंट एग्रीमेंट इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी कि जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो गई थी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जाके, न्यूजीलैंड ही नहीं, इवन वो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, ये 3 जो नेशन है इसके टूर पे गई थी। ठीक। और वहाँ पे जाके उन्होंने ये बायलेटरल कस्टम्स कॉपरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे क्या होगा? अब देखो, जब भी आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इससे क्या होगा? तो देखो, बायलेटरल एग्रीमेंट अगर हम कभी भी किसी और कंट्री के साथ कर रहे हैं, कस्टम से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ईज ऑफ ट्रेड के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो ईजियर ट्रेड हो सके 2 नेशंस के बीच में, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहीं पे एक जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बात आ जाती है कि जब मैम जो है उधर गई थी, तो उन्होंने 3 नेशंस का विजिट किया था, फिजी का, न्यूजीलैंड का और टिमोर लेस्टे का। न्यूजीलैंड, फिजी एंड टिमोर लेस्टे। अब अगर कैपिटल्स की बात करें तो न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। ठीक है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल हुआ। फिजी का कैपिटल हो जाता है सुवा। और तिमोर लेस्टे का हो जाता है दिल्ली। ध्यान रखना, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। ओके। तो ये 3 आपके कैपिटल्स भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब देखो, बायलेटरल एग्रीमेंट अगस्त 2024 के अंदर किसके साथ हुआ है? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। और अब यहाँ पे देखिए कि मालवा प्लेटू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ डैश रिवर। अब देखिए मालवा प्लेटू, पहले तो एक बार प्लेटूज की लोकेशन देख लीजिए, इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेटूज हैं, पठार कौन कौन से हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए, आपको राजस्थान के अंदर 2 बेसिकली पठार मिलते हैं। फर्स्ट इज मारवाड़ पठार, यानी कि मारवाड़ प्लेटू, एंड दूसरी इज सेकंड इज मालवा प्लेटू। मालवा आपका थोड़ा मध्य प्रदेश के अंदर भी आता है, तो मारवाड़ एंड मालवा। ओके। फिर इधर देखिए, एमपी के अंदर और यूपी के अंदर ये बुंदेलखंड प्लेटू आ जाता है। तो एमपी यूपी का बॉर्डर पे मिलेगा आपको ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड, ये 3 आपके क्या हैं? एमपी। नेक्स्ट नीचे देखिए, डेक्कन प्लेटू हो जाता है। फिर कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। उसी के साथ यहाँ पे दंडकारण्य प्लेटू भी हो जाता है, और छोटा नागपुर प्लेटू। वेरी इंपॉर्टेंट इन गेनिंग द रिसोर्सेज, मिनरल्स जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक होता है शिलोंग प्लेटू, जो आपको किधर मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में मिलेगा। तो अब इसमें से देखिए, हमसे पूछा गया मालवा प्लेटू कौन सी रिवर के ईस्ट नॉर्थ में है। तो अब देखो, पहले ब्यास नदी, ब्यास नदी इज रनिंग इन
दिस लोकेशन, ठीक है, अपने नॉर्थ में चल रही है, जम्मू वाला रीजन जो है वो कवर कर रही है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, नॉर्थ इसका ऊपर होगा, देखो हमेशा नॉर्थ इस साइड आएगा, ईस्ट ये, वेस्ट ये और साउथ ये, तो इसका मतलब जो नदी है ना, नदी कहीं यहाँ होनी चाहिए। ओके, दूसरा देखो सोन नदी, सोन नदी की बात करेंगे तो सोन आपकी किधर, बुंदेलखंड बघेलखंड में जाएगी, ठीक है। नर्मदा नदी, तो दिस इज नर्मदा नदी ओनली, ठीक है। और लूनी किधर है, लूनी इधर आएगी आपकी। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी के नॉर्थ में आपका मालवा प्लेटू है। तो अगर आपको प्लेटूज की लोकेशन पता है, आपको नदियों की लोकेशन पता है, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये वाले पिक्चर में शायद आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये आपकी जो 5 नदियां हैं ये इधर चल रही हैं आपकी, ठीक है। चेनाब हुआ, झेलम हुआ, रावी हुआ, इधर ये ब्यास आ जाता है, सतलुज हो जाता है, झेलम है और इंडस है, तो 5 ये प्लस इंडस, यानी कि टोटल 6 नदियां इधर होगी। इधर से गंगा और यमुना निकल रहे हैं। फिर इधर से आप देखेंगे ये आपका सोन नदी जा रही है, ठीक। फिर इधर अगर आप देखोगे इस लोकेशन पे आपकी लूनी चलती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, दिस इज ताप्ती। फिर उससे नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो गोक्री का, गोक्री का, ठीक है। तो या गोकृतिका ऐसे करके याद रख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोदावरी के बाद कृष्णा है कि कावेरी है, तो कृतिका करके याद रखोगे कि गोकृतिका, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो जाता है। और इधर आपको उड़ीसा की तरफ आपको क्या मिलेगा, मतलब अपना छोटा नागपुर प्लाटू के उधर आपको क्या मिलेगा, महानदी मिलेगी। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। फाइन, चलिए अब आगे बात करते हैं किस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 4, विच फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स दैट फ्रीड अप इंडियन इकोनॉमी एंड पुट द कंट्री ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन ऐसे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से हम लोग फ्री हो गए, हम लोग लिबरल हो गए। अब जैसे लिबरल वर्ड आता है हमारे दिमाग में क्या आता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यस, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991, ठीक है। और उस समय उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, एक सेकेंड रुकिए, क्या हुआ, फाइन। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा था हमारे ऊपर उसको हमने कम किया। कैसे, हमने प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा प्रमोट किया, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मंगाने के लिए, कि जो है भाई बाहर से जो है अगर कुछ पैसा हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली हम लोग जो अभी ये डेट में जा रहे हैं, ठीक है, उससे हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें और क्या क्या किया गया था, लाइसेंस राज जो हुआ करता था, ठीक है, उसको हटाने की बात की गई, जिसके अंदर आपको बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते थे, रेड टेपिज्म हुआ करता था, ये सब चीज़ें इन्होंने बंद करी, मतलब उसको बंद किया। फिर उसके बाद इंपोर्ट जो टैरिफ्स थे, उस इंपोर्ट टैरिफ्स को भी उन्होंने घटाया था, जिसकी वजह से जो इंपोर्टेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो काफ़ी चीप हो जाएगा, ठीक है। और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी इन्होंने प्रमोट करने की बात कही थी। तो इस वजह से ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स है किससे रिलेटेड है, हमारे मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर इनका कब से कब तक का रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, हाउ मेनी न्यू क्रिमिनल लॉज हैज द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1 2024। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पहले जो क्रिमिनल लॉज हुआ करते थे वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, वो आईपीसी की धारा के चलते थे, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था, इंडियन पीनल कोड, दिस इज इंडियन पीनल कोड 1860, जिसको हमने रिप्लेस किससे किया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक। दूसरा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 के अंदर आया था, जिसको हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला। इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक, उसको हमने क्या बना दिया, भारतीय साक्ष्य संहिता
2023, मतलब क्योंकि ये हमारे 2023 वाले बिल से आए थे ना, तो इसीलिए 2023, और साथ साथ ये इंडियन एविडेंस एक्ट कब था, 1872 में हुआ करता था। ठीक, तो इन सब को हमने रिप्लेस कर दिया है, और अब 2023 से हमारे पास भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल आ जाता है। देखो, एक और चीज़ कि ये जो हमारी भारतीय न्याय न्याय संहिता है, इसके अंदर सिर्फ 356 हमारे पास सेक्शंस है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 551 सेक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे पास 533 सेक्शंस हैं, जबकि ओरिजिनली अगर हम देखेंगे किसके अंदर, ये सीआरपीसी के अंदर आई थिंक 480 के आसपास, या 478 या 480 ऐसे कुछ सेक्शंस हुआ करते थे। ठीक, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके अंदर 170 सेक्शंस है, जो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है भारतीय साक्ष्य संहिता के अंदर, उधर भी आई थिंक 168 ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो आई होप सो आपको ये जो अपने क्वेश्चंस हैं थोड़े से समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपका ये है होमवर्क क्वेश्चन। अगला जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम इस क्वेश्चन के ऊपर से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। देखो, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी, करंट, सारी चीज़ें आपकी पूछी जा रही है, बट आप लोगों को फोकस इस चीज़ पे करना है। देखो, अब देर इज़ वेरी लेस टाइम, तो जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं मेक श्योर कि वो तो आप क्वेश्चंस गलत करके आओ ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री हुआ, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक है, साइंस हो जाता है, ये चीज़ें तो अपनी बहुत अच्छी ब्रशअप कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।